अस्सलाम वालेकुम। अ, एक टॉपिक था छोटा-सा हमारा रह गया था ग्रुप 17 जिसको आप लोगों ने ग्रुप 7 के नाम से हैलोजन के नाम से जो है आप लोगों ने ओ लेवल में पढ़ा था हैलोजेंस। ये ग्रुप 7 भी कहते हैं इसको, ग्रुप 17 भी कहते हैं और ग्रुप 7A भी कहते हैं इसको। तो बहरहाल जो ट्रांजिशन मेटल्स थे उन्होंने उनको भी ग्रुप अलॉट कर दिया जब से आपको पता है कि 16 से पीरियोडिक उन्होंने चेंज किया सी वालों ने। वैसे तो ऑलरेडी ऐसा था लेकिन इन्होंने जो है इसको ट्रांजिशन मेटल के भी 10 ग्रुप बना दिए तो उसके बाद जो है ये 717 हो गया। इसमें जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो हैं फ्लोरीन है, ब्रोमीन है एंड आयोडीन एंड एस्टाटीन। ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं डायटोमिक फॉर्म में रहते हैं। तो इनकी थोड़ी बहुत बातें जो है आपको ऑलरेडी पता है उसके बारे में बात कर लें जरा। तो नंबर वन, सारे के सारे नॉन मेटल्स होते हैं। अगर आप स्टेयरकेस के राइट हैंड साइड पे आपको नजर आएंगे सारे सारे पी ब्लॉक एलिमेंट है, मतलब इन सबकी कंफर्मेशन जो है वो खत्म होती है P5 पे। ठीक है जी। इसके बाद जो थर्ड थिंग जो है अगर आप इसको गौर से देखें तो P5 पे सबकी कंफ्यूजन खत्म हो रही है। मार्क करके दिखा देते हैं आपको P5 तो नीचे जो इसके साथ आ रहा है वो क्वांटम नंबर मतलब शेल नंबर शो कर रहा है नीचे की तरफ। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते रहेंगे लेकिन P5 पे खत्म हो। इसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज में नंबर वन, ये डायटोमिक फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, सारे के सारे डायटोमिक फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, आप लोगों को पीरियोडिक टेबल पे शुरू के लेक्चर्स में जब क्लासेस स्टार्ट हुई थी उस वक्त आपको पीरियोडिक टेबल जो है कुछ हमने वेट किया था, उसको खराब किया था। हमने आपको उस वक्त मार्क करवाए थे कौन से एलिमेंट्स डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और कौन से जो है मोनोएटॉमिक में एग्जिस्ट करते हैं। कौन S8 मतलब 8 की फॉर्म में 8 मॉलिक्यूल का जो एक पंच होता है P4 होता है, इसलिए ये मार्क करवाया था। ग्रुप 7 सारे के सारे डायटोमिक फॉर्म। ये एलिमेंट्स की फॉर्म में जब होते हैं जो कलर्ड होते हैं, जब ये एलिमेंट्स होते हैं तो कलर्ड होते हैं और उनकी कलर की जो इंटेंसिटी है मतलब डार्कनेस जो है वो नीचे की तरफ इंक्रीज कर रही होती है। तो इस बात को आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा हुआ है, बस हल्का सा टच देना है इसके ऊपर। तो ये जो है इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। तो इफ यू लुक एट दिस वन, तो दिस इज पेल येलो और डार्क कर देते हैं। दूसरा वाला जो है वो पेल ग्रीन है। फिर ये वाला जो है रेड ब्राउन है या इसको ऑरेंज भी कहा जाता है, इसको ऑरेंज भी कहते हैं। लेकिन बच्चे एक बहुत भंड मारते हैं, पता नहीं क्या कहाँ से उनकी हालत खराब हुई हुई है। वो समझते हैं कि Br एंड Br और ये गलती कर जाते हैं कि ब्रोमीन समझते हैं कि ब्राउन होगी। ये एक बहुत बड़ी गलती है क्योंकि ब्राउन तो आपको भी मार्क करके दिखा रहा हूँ, ब्राउन आयोडीन होती है जब एक्वस सॉल्यूशन होती है। ठीक है, तो ब्रोमीन रेड ब्राउन होती है। ठीक है, इसके बाद आयोडीन जो है इसके 3 कलर्स हैं आयोडीन के। अगर तो ये सॉलिड हो तो ब्लैक होता है, अगर ये गैस हो तो पर्पल और अगर ये एक्वस हो तो फिर ये ब्राउन होता है। आयोडीन इज अ सब्सटेंस विच सबलाइम्स, इसकी लिक्विड फॉर्म ही नहीं होती। ठीक है जी। आयोडीन जो है सबलाइम करता है डायरेक्ट सॉलिड से I2 सॉलिड से। अगर आपने हीट कर दिया इसको इट विल बी कन्वर्टेड इनटू गैस। तो अब ओ लेवल में हमारे पास 2 सब्सटेंसेस थे जो सबलाइम करते थे, अब हमारे पास 3 सब्सटेंसेस हैं जो सबलाइम करते हैं। तो इनको मैं थोड़ा सा मार्क करवा दूं, आपको बता दूं, याद करवा दूं रिकॉल कि आयोडीन सॉलिड, एक ड्राई आइस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और अब जो है हमारे पास हो गया है Al2 एंड Cl6 सॉलिड। तो हमारे पास ये 3 सब्सटेंसेस याद रखिएगा सबलाइम करते हैं। अगर ये सबलाइम करते हैं तो इसका मतलब फोर्सेस बहुत वीक होंगी और वो फोर्सेस होती हैं क्योंकि ये सारे के सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, इनके दरमियान वन ओवर फोर्स। वापस आते हैं कलर इंटेंसिटी की तरफ। तो आपको अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ इसको नोट करें कलर इंटेंसिटी को, तो कलर जो है इनका नीचे की तरफ डार्कर होता जा रहा है। यहाँ से अगर मैं इस तरफ मार्क करता हूँ इसको नीचे की तरफ, तो इनका कलर जो है उसकी डार्कनेस बढ़ती जा रही है और एस्टेटीन जो है ये ब्लैक होता है। एस्टेटीन को ज्यादा स्टडी नहीं किया जाता, इसके बारे में सजेशन की जाती है। तो आप लोगों ने ओ लेवल में देखा होगा, आपको टेबल बना के देता था और उसके बारे में एस्टेटीन की प्रॉपर्टी बताता नहीं था बल्कि पूछता था। मेल्टिंग पॉइंट सबके बताता था और उसके बाद जो है नीचे आके एस्टेटीन का मेल्टिंग पॉइंट आपको कहता था सजेस्ट करें।
कलर सबके बताता था, फिर आपसे पूछता था कि कलर इसका सजेस्ट करें, ठीक है। तो कलर इंटेंसिटी नीचे की तरफ डार्कर होती जा रही है और सबसे डार्क कलर जो है ब्लैक की होता है। इसके साथ एक चीज और देखी है हमने, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की है कि इनके ऊपर नॉर्मली चार्ज जो है दैट इज -1, लेकिन यहाँ पर एक बट का जो वर्ड आ रहा है इसको मार्क कर देते हैं, बट। नॉर्मली तो ग्रुप 7 है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, -1 चार्ज ही होगा, लेकिन इनकी वैलेंसी जो है वेरिएबल भी होती है, चेंज भी हो रही होती है फ्लोरीन के अलावा। और उसकी वजह जो है आपको पीरियोडिसिटी में बढ़ाई थी कि वो जो अपनी रीअरेंज करता है अपने आप को अपनी तो उसकी वजह से उसकी वैलेंसी बढ़ जाती है। कब होता है वो? क्लोरीन से कहानी स्टार्ट हुई थी, तो हमने ग्रुप जो पीरियोडिसिटी में किया था उसका छोटा सा रिकैप दे दूं आपको। हमने पढ़ा था क्लोरीन के बारे में। क्लोरीन जो है हमारे पास वो होता है 3s2 and 3p5। इसमें आपको पता है कि 3d एम्प्टी होता तो है, ठीक, जो आपको उसमें नहीं मिलेगा फ्लोरीन में। फ्लोरीन में असल में 2s2 होता है एंड 2p5 होगा, तो वहां पर 2d होता नहीं है। जब यहाँ पर है तो इसमें हमने कहा था कि अरेंजमेंट ये हो जाती है कि इस वक्त इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो है 1, इसलिए इसकी वैलेंसी होगी 1। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से प्रमोट होके इसका डी में चला जाए जो खाली पड़ा हुआ है, ये डी ऑर्बिटल खाली पड़ा तो है ना इसके पास, इस वक्त इसकी वैलेंसी 1 है। लेकिन इस तरीके से आपसे कहा था कि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाए तो इस वक्त इसकी कंट्रीब्यूशन हो जाएगी आपके पास, यहां से आपके पास अब 3 अनपेयर्ड हो जाएंगे। इस वक्त इसकी वैलेंसी जो है 3 हो जाएगी। और इस तरीके से हमने कहा था इसकी फिर एक और वैलेंसी जो है वो चेंज हो सकती है, एंड वो ये है कि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जहाँ पे मूव कर जाए तो इस वक्त ये ऐसा हो जाएगा, ये 3 अनपेयर्ड रह जाएंगे और इस तरीके से आपके पास जो वैलेंसी है इसकी वो 5 हो जाएगी। एंड द लास्ट वन अगर ये भी प्रमोट हो जाए यहाँ पर तो आपके पास वैलेंसी 7 हो जाएगी। तो आपके पास इसमें वैलेंसी जो है 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है। देखिए हमने सल्फर के लिए और फास्फोरस के लिए भी ये काम किया था और आपको पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी बताई थी वैलेंसी जो है इनमें जो भंगार आता है। तो अब अगर गौर से देखें तो वही 1 3 प्लस माइनस ये 1 हो गया आपके पास, 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है और फिर 7 है, ठीक है। अब ये नीचे वाले सारे क्लोरीन पर क्लोरीन ने ये काम कर दिया तो नीचे वाले सारे करेंगे। वजह इन सब के पास जो है डी ऑर्बिटल अवेलेबल होता है। तो फ्लोरीन क्यों नहीं करता ये काम? फ्लोरीन ये काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि फ्लोरीन के पास जो है डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होता, तो इसलिए ये काम नहीं करता। इसकी वजह से -1 रहेगी हमेशा। वापिस आते हैं, इसको जरा साफ करते हैं, क्लियर करते हैं। और नेक्स्ट चीज जो है अगर आप गौर से देखें यहाँ पर मैंने सारे एन लगाए हैं, INE, और इसका मतलब होता है एलिमेंट। देखिए अगर आपसे कहता है क्लोरीन, इसका मतलब इज टॉकिंग अबाउट एलिमेंट, बट इफ ही यूज द वर्ड आइड, इसका मतलब है कि वो इसके आयन की बात कर रहा है या इसके कंपाउंड की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे डायटोमिक फॉर्म में होते हैं, इनकी कलर इंटेंसिटी नीचे की तरफ बढ़ रही होती है, कलर हमें आने चाहिए, और जो है ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इनकी वो नीचे की तरफ जो है उनकी ज्यादा होती है। सिर्फ फ्लोरीन की -1 होती है, बाकी सबकी जो है -1 सबकी होगी, लेकिन नीचे वाले जो है फ्लोरीन को छोड़ के बाकी सबकी ज्यादा होती है। ये दोनों गैसेज होती हैं, आपको सबको पता है। ये लिक्विड होता है और बाकी नीचे सॉलिड होता है। तो आपको वैसे भी मार्क करवाया था कि आपके पास लिक्विड 2 ही होते हैं, एक ब्रोमीन होता है और एक मरकरी होता है, और गैसेस भी आपको मार्क करवा दी थी और बाकी सारे सॉलिड। दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपसे कहा था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को आप लोगों ने कुछ इस तरीके से याद रखना कि इलेक्ट्रॉन देने वाले और इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले। तो नॉन मेटल सारे के सारे अच्छे इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले होते हैं, तो जब किसी से गेन करेंगे तो उसको क्या कर देंगे, खुद रिड्यूस हो जाएंगे, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देंगे, तो दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसमें ऑक्सीडेशन की अगर बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी, तो फ्लोरीन का साइज हमारे पास इतना होता है जबकि आयोडीन का साइज हमारे पास इतना होता है। और इन दोनों के पास में इलेक्ट्रॉन रख दो तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज है, इसके सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके भी सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है। तो अब जो है इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इस तरफ जरा ज्यादा बनेगी, क्योंकि इस तरफ फोर्स वीक बनेगी, तो इसका मतलब ये जल्दी गेन कर लेगा। दिस इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
तो ऑक्सीडाइजिंग पावर नीचे की तरफ इनकी डिक्रीज करेगी। ऊपर वाले ज्यादा पावरफुल होंगे, छोटा साइज जल्दी गेन करते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ जो है डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। नंबर 2, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। रिएक्टिविटी इनकी यही होती है कि इनको इलेक्ट्रॉन गेन करना होता है ना। And they have a low melting and boiling point which increases down the group। अब इनके melting and boiling point नीचे बढ़ेंगे, उसकी स्टेटमेंट आपको मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के लिए जो आपको रटे लगवाया था कि आपको 3-4 बातों को जिक्र करना होता है लाजमी। बॉन्डिंग आपको पता है कि बॉन्डिंग लाजमी आती है और बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने स्ट्रक्चर से स्टार्ट करना है, फिर उसकी बॉन्डिंग बतानी है, फिर वो बॉन्डिंग किस चीज पे डिपेंड करती है और फिर कम। तो इसमें अगर मैं बोलूं तो सुन लीजिएगा, और बाकी जो है आगे लिखा भी हुआ है, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे लिखा भी हुआ है। ऑल दे आर सिंपल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स which have only weak van der Waals forces। Down the group, number of electrons and surface area increases। Van der Waals becomes stronger, so melting and boiling point increases, जिसकी वजह से इनके नीचे की तरफ फिजिकल स्टेट चेंज होती जाती है। आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है यहाँ पे कुछ ट्रेंड्स किए हमने, तो ये सबको पता है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज इतनी कोई खास है नहीं। आपको सबको पता है कि अगर मैं फ्लोरीन की बात करूँ तो फ्लोरीन का ये हिसाब है, और अगर आयोडीन की बात करूंगा तो उसमें बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी क्योंकि एटम्स के साइज बड़े हो जाएंगे, यहाँ पे एटम्स के साइज छोटे। तो बॉन्ड एनर्जी नीचे की तरफ डिक्रीज कर दी जाएगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर भी डिक्रीज कर जाएगी बताया, रिएक्टिविटी भी डिक्रीज कर जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगी, एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज करेगा, आईई डिक्रीज करेगी, साइज बड़ा हो जाएगा, शेल्स बढ़ जाएंगे, शील्डिंग फैक्टर बढ़ जाएगा, फोर्सेस वीक हो जाएंगी, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। अब इन जितनी बातें बोली है मैंने सारी, वो ये देखें बॉइलिंग पॉइंट के लिए सिंपल नॉन पोलर मॉलिक्यूल van der Waals फोर्सेस, ठीक। तो ये सारा आपको पता है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो आपको बताया था डाउन द ग्रुप इनकी डिक्रीज करती है, इसमें कुछ खास बात नहीं है। एटॉमिक रेडियस के ऊपर भी आप 3-4 मार्क लिख सकते हो डाउन द ग्रुप। नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, शील्डिंग फैक्टर इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन बिकम फार फ्रॉम द न्यूक्लियस, फोर्सेस डिक्रीजेस, ठीक है। और एटॉमिक और आयनिक रेडियस दोनों के लिए अप्लाई हो जाएगा। तो ये सारी बातें। अब इसमें जो है हमने जैसे ग्रुप 2 में हमने कटवा दिया था बेरिलियम को और रेडियम को, तो यहाँ पर भी हमें 2 एलिमेंट्स को नहीं पढ़ना। एक किसको नहीं पढ़ना हमने, फ्लोरीन को नहीं पढ़ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। देखिए मैं इसके साथ ग्रुप 2 भी लिख रहा हूँ, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम एंड रेडियम। हमने इसको नहीं पढ़ा था, वजह क्या थी, रेडियो एक्टिव। हमने इसको भी नहीं पढ़ना, वजह वही रेडियो एक्टिव। हमने इसको नहीं पढ़ा था, वजह डायगोनल रिलेशनशिप करता था। डायगोनल था ये किसके साथ, विद एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के साथ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैच होने की वजह से ये अपने ग्रुप की प्रॉपर्टी से मैच नहीं करता था, डेविएट करता था, इसलिए हमने इसको नहीं पढ़ा, स्टडी नहीं किया। तो हमने वहां पर बेसिकली इनको पढ़ा था। यहाँ पर भी इसको नहीं पढ़ना हमने, इसको नहीं पढ़ना। उसकी वजह ये क्या है, उसकी वजह है अनयूजुअल बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड लेंथ। देखिए होना तो ये चाहिए था कि आपको पता है कि फ्लोरीन का साइज जब छोटा है और आयोडीन का साइज बड़ा है, तो अगर ये दोनों फ्लोरीन के एटम्स थे तो इनके दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है और इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो नीचे की तरफ क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ऊपर वालों की बॉन्ड लेंथ कम होगी, नीचे वालों की इंक्रीज करेगी। अगर मैं बॉन्ड लेंथ की वैल्यूज लिखने की कोशिश करूं तो वो जो है यहाँ पर हमने लिख के दिखा देते हैं। यहाँ पर लेट्स से मैंने इसको मार्क कर दिया, बता देते हैं फिलहाल। तो होना तो ये चाहिए था कि इसकी अगर एनर्जी बॉन्ड लेंथ जो है डिस्टेंस इसका इतना था तो उसका इंक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा, नीचे की तरफ इंक्रीज होना चाहिए था इसका। लेकिन फ्लोरीन का एक अनयूजुअल काम ये होता है कि इसकी बॉन्ड एनर्जी ये नहीं होती, आप काट देता है इसको, ये नहीं होती एक्चुअली, ये 370 होती है, क्लोरीन से भी ज्यादा। ये बॉन्ड लेंथ इसकी से ज्यादा कैसे हो गई, साइज तो उसका क्लोरीन का बड़ा, इसका साइज तो छोटा। उसकी वजह ये है इसका छोटा साइज होने की वजह से इसकी लोन पेयर के दरमियान रिपल्जन ठीक ठाक किस्म की जनरेट हो जाती है। यहाँ से रिपल्जन बन जाती है,
साइज बहुत छोटा है, जबकि यहाँ पर इतना बड़ा, इतना छोटा साइज नहीं कि रिपल्जन बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है नो डाउट, दोनों में है, फ्लोरीन में भी है, क्लोरीन में भी, लेकिन उसका साइज छोटा होने की वजह से और लोन पे बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से ये खुद ब खुद जो है बॉन्ड इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। स्ट्रेचिंग हो जाने की वजह से इसकी बॉन्ड एनर्जी अनयूजुअली कम हो जाती है। तो देखिए अभी तक तो उसने एएस में नहीं पूछा, ये वाला क्वेश्चन A2 में पूछ लिया था कि फ्लोरीन जो है उसकी बॉन्ड एनर्जी क्लोरीन से कम क्यों होती है, हालांकि इसकी ज्यादा होनी चाहिए, या बॉन्ड लेंथ जो है क्लोरीन की ज्यादा क्यों होती है क्लोरीन से, तो उसका आंसर ये है कि ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज एंड रिपल्जन बिटवीन लोन पेयर्स इट्स बॉन्ड लेंथ अनयूजुअली इंक्रीजेस या फिर बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस। तो इस वजह से हमने फ्लोरीन को यहाँ से हमने कट कर दिया हमने इन तीनों को डिटेल में देख लिया। इसके बाद जो है हम हेलाइड्स की बात कर लेते हैं कि हेलाइड्स जो है IDERS का मतलब वो कंपाउंड है, उन कंपाउंड्स को बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मतलब हेलोजन के साथ अगर आगे लग जाए हाइड्रोजन तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन हेलाइड। इसको पूरा स्टडी करना है हाइड्रोजन हेलाइड्स को, ये बनते कैसे हैं और फिर जो है इनके अगले अपने रिएक्शन कैसे होते हैं। तो नंबर 1 ये बनते हैं डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से। पहली बात हम कर देते हैं इसकी फॉर्मेशन की। तो फॉर्मेशन होता है इनका डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, मतलब आप हाइड्रोजन उठा लें, आप किसी हैलोजन को उठा लें, किसी हैलोजन को X से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी 1 1 होती है तो आपके पास HX बन जाएगा, कोवलेंट है ये, और आप यहाँ पे बैलेंस करने के लिए लगा देंगे। हाइड्रोजन गैस होती है, जबकि इसकी फिजिकल स्टेट गैस भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है एंड सॉलिड भी हो सकती है। तो ये डायरेक्ट, लेकिन ये बात कंफर्म है कि ये सारी गैसेज होती है, चाहे HCl हो, चाहे HBr हो, चाहे HI हो, सारी गैसेज होती हैं। और एक चीज और इनके लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये इनकी पर्टिकुलर अपीयरेंस होती है एंड इसे हम कहते हैं मिस्टी फ्यूम्स। जहां पर ये प्रोड्यूस होते हैं वहां से आपको मिस्टी फ्यूम्स जो है उड़ते हुए नजर आएंगे, मतलब स्टीमी टाइप की जो है ना फ्यूम्स, थिक सा स्टीम में तो इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं होती, तो जैसे फॉग लाइक चीज जो है ना वो उसमें से उड़ते हुए नजर आ रहा है। अब अगर ये काम आपको पता है कि मैंने इसको कर दिया H2, फिर मैंने लिख दिया H2 और फिर मैंने लिख दिया H2, और चले सभी कर लेते हैं, तो H2 अब जो है इसके साथ मैं कंबाइन करवा रहा हूं 2H हो गया, ये भी 2H हो गया, ये भी 2H हो गया और ये भी 2H हो गया। यहाँ पर मैंने ले लिया इसको फ्लोरीन को, यहाँ पे ले लिया क्लोरीन को, यहाँ पे ले लिया मैंने ब्रोमीन को और यहाँ पे ले लिया मैंने आयोडीन को। तो इसमें बन जाएगा 2HF, इसमें बन जाएगा 2HCl, इसमें बन जाएगा 2HBr, इसमें बन जाएगा 2HI। अब ये भी गैस है और ये भी गैस है और ये भी गैस है, हालांकि ये इसका मास इतना ज्यादा हो, ये भी गैस है, लेकिन ये आपको पता है कि गैस थी, ये गैस थी, ये लिक्विड था और ये सॉलिड था। अब आपको पता है कि रिएक्टिविटी इसकी नीचे की तरफ क्या हो रही होती है, इनकी इनकी रिएक्टिविटी नीचे की तरफ डिक्रीज कर रही होती है। तो रिएक्टिविटी अगर डिक्रीज करती है तो ये एक्सप्लोसिव होता है रिएक्शन, एक्सप्लोसिव एट ऑल टेम्परेचर्स, एट ऑल टेम्परेचर्स। और एक्सो तो होगा फिर। दूसरा वाला ये एक्सप्लोसिव होता है इन लाइट, अगर आप उसको लाइट प्रोवाइड कर देंगे, सनलाइट दे देंगे तो एक्सप्लोसिव हो जाएगा। हम एक एक की बात करते जा रहे हैं। इस वाले को तो रिएक्शन नॉर्मली होता ही नहीं है, इसको हमें हीट करना पड़ता है, हीट नीडेड, जबकि इस वाले में हीट भी रिक्वायर्ड होती है। और एक और मसला होता है और वो ये कि रिएक्शन कंप्लीशन में नहीं जाता, ये रिवर्सिबल होता है। अब आप लोगों ने जब KCKP के क्वेश्चन किए थे आपने सबसे ज्यादा ये वाला ही देखा था, HI वाला, ठीक। अब ये कंप्लीशन में भी नहीं जा रहा, ठीक है, हीट भी रिक्वायर्ड है
तब भी कंप्लीशन में नहीं जा रहा, उसकी वजह क्या है? रिएक्टर के नीचे की तरफ। अब अगर हमसे कहता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसकी मेन वजह जो है, देखिए बॉन्ड टूट भी रहा है, इसका बॉन्ड टूटेगा, सारे हाइड्रोजन है, इनका बॉन्ड टूटेगा। इस तरीके से आपके पास जो है इनका भी बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करता हूँ, इसमें इसका बॉन्ड टूट गया, एनर्जी रिक्वायर्ड, ये तो कॉमन हो गया, सब में यही टूट रहा है। इसका बॉन्ड टूटा तो एनर्जी चाहिए, इसका बॉन्ड टूटा तो एनर्जी चाहिए, इसके लिए चाहिए आपको 200, इसके लिए चाहिए फिर आपको कम 50। अगर आपके पास ये एक्सो है, ये भी एक्सो है, और ये वाला आपका एंडो हो गया, और ये वाला भी आपका एंडो हो गया, तो क्या आप इस बात से एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको? आप बोलेंगे हियर मोर एनर्जी रिक्वायर्ड, तो दिस इज एंडो। हियर लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड, सो इट इज एक्सो। आपको उल्टा लिखना पड़ेगा। क्या बोलेंगे आप लोग? आप लोग अगर ऐसा लिखने की कोशिश करेंगे इसमें कि आपने कहा कि यहाँ पर मोर एनर्जी रिक्वायर्ड, सो इट शुड बी एंडो, ये तो उल्टा लिखा हुआ है। यहाँ पर लेस एनर्जी रिक्वायर्ड, इसका मतलब ये एक्स होना चाहिए, तो उल्टा लिखा हुआ है, तो ये बात तो यहाँ पे फिट नहीं होगी। तो आपको इसकी बॉन्ड एनर्जी से एक्सप्लेन नहीं करना, बल्कि आपको इसकी बॉन्ड एनर्जी से एक्सप्लेन करना है, किसकी? इनकी बॉन्ड एनर्जी से एक्सप्लेन करना है। अगर आप गौर से देखें कि यहाँ पर HCl का बॉन्ड बन रहा है, जबकि यहाँ पर HI का बॉन्ड बन रहा है, तो एनर्जी इसमें से बॉन्ड लेंथ जो है छोटी HCl वाले की है, तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। ये जो फॉर्म हो रहा है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, जबकि ये वीक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो इसमें अगर मैं लिखूं कि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्म मोर एनर्जी रिलीज, इसको अब यहाँ पे हम कर देते हैं कि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्म, सो मोर एनर्जी रिलीज, रिएक्शन इज एक्सो। अब बात फिट हो रही है। वीकर बॉन्ड फॉर्म, वीक बॉन्ड बना इसमें, लेस एनर्जी रिलीज, सो रिएक्शन इज एंडो। मोर एनर्जी एब्सॉर्ब, लेस एनर्जी रिलीज, तो ये बात फिट हो रही है। तो जब आपको ये बात लिखनी पड़ेगी इसके लिए, वो कभी आपसे पूछे कि वाई रिएक्शन बिकम, क्वेश्चन क्या होगा कि वाई reactions becomes less exo down the group, या फिर more endo, क्यों है? उसका आंसर जो है, आपको ना हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी से लिखना है, ना आपको हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी से, बल्कि आपको HX की बॉन्ड एनर्जी से लिखना है। आपने बताना है कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस increases, so bond energy HX decreases. HCl form stronger bond, so more energy release, that is more exo reaction. On the other hand, HI bond is weaker, so less energy releases, that is less exo या more endosome. तो ये वाली बात जो है अभी आपको तो बताइए प्रिपरेशन। अब इसकी थर्मल स्टेबिलिटी की बात करनी है और फिर इनको जो है हमने रिएक्शन देखनी है। देखिए थर्मल स्टेबिलिटी वाला जो मामला है इसकी हम बात कर लेते हैं। वैसे तो आपको नोट्स दिए हैं इसके मैंने। तो थर्मल स्टेबिलिटी की बात करनी है कि इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? हाइड्रोजन हैलाइड पढ़ रहे हैं हम लोग। देखिए अगर आपके पास ये HX है तो आप इसको तोड़ दें, आप इसको हीट कर रहे हैं। हीट करने से क्या होगा? जब हीट करेंगे इसका ये बॉन्ड टूट जाएगा,
जब ये टूट जाएगा तो आपका H अलग हो जाएगा एंड X अलग हो जाएगा, और ये जो है आपके पास अगर दो होंगे, दो X मिलके और दो H मिलके आप इसमें बॉन्ड बना लेंगे, आपके पास ये काम हो जाएगा। पहली बात सुन ले गौर से। नंबर वन बात तो ये है कि इसका कलर क्या होता है, मिस्टी फ्यूम्स होता है। इसका कलर क्या होता है, नो कलर। और इनके कलर्स होते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा तो कलर्स आपको बताने पड़ेंगे फिर, जो भी चीज होगी इसमें। अब आप ये भी सोच लें फिर कि अगर आपके पास HCl है या फिर HBr है या फिर HI है, इनमें से ऐसा क्यों लिखा है, इनके बॉन्डिंग क्यों बढ़ाता जा रहा हूँ, क्योंकि साइज बड़े होते जा रहे हैं। तो इसका साइज आपको पता है, कॉमन है सब में। तो इसमें जो बॉन्ड है नीचे की तरफ वो वीक होता जा रहा है, इसलिए जब हम इसको हीट करेंगे तो जल्दी कौन टूट जाएगा, जल्दी टूटेगा HI। इसके लिए तकरीबन चाहिए बेटा 1300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो ये आपके पास H2NCl2 बन जाएगा। इसके लिए तकरीबन चाहिए 800 डिग्री सेल्सियस, ये बन जाएगा H2NBr2। इस तरीके से ये वाला जो है इसके लिए तकरीबन चाहिए 350 या 200 तक चाहिए होगा। लेकिन इसके लिए ये टेम्परेचर नहीं यूज करता, बल्कि ये वर्ड यूज करता है, कहता है कि रेड और ग्लास रॉड। ये ग्लास रॉड लें, उसको गर्म करें, जब वो बिल्कुल लाल हो जाए उसको इस कंटेनर में ले जाएं जहां पर ये गैसेस हैं, क्योंकि ये सारी की सारी गैसेस होंगी, आपको पता है ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। तो ये टूट के आपके पास H2 बन जाएगा और I2 बन जाएगा। I2 अगर गैस बनेगी क्योंकि आपने हीट किया है तो आपके पास पर्पल वेपर बन जाएगा। इस तरीके से इसका जो कलर होता है रेड ब्राउन होता है, आपको पता है। अगर वो तोड़ेगा, इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन ये बड़ा फ्रीक्वेंट आएगा आपके पास, इसके लिए तो पागल हो जाएगा, क्वेश्चन इसी पे करता रहेगा ज्यादा। HCl आपके पास स्कूल कॉलेज की लैबोरेटरी में से तोड़ना ही नहीं है, ठीक है। तो आपके पास ज्यादा HI तोड़ता रहेगा, और कभी कोई यूनिक केस अगर आ गया तो HBr को तोड़वाएगा, वरना नहीं तोड़ेगा उसको, ठीक है जी। तो इसमें जो है इसको टेस्ट करने के लिए ये है, आपने क्या किया, ये जो है इसको मैं स्टीमी फ्यूम्स ऑफ HX लिखा हुआ है, सही है। तो आपने रेड हॉट ग्लास रॉड लगाई है, इसको मैं लेबल कर देता हूँ यहाँ से, कि इधर से मार्क कर दिया, इधर से मार्क कर दिया, और इधर से भी। ये क्या चीज है, ये है रेड हॉट ग्लास रॉड। आपने क्या किया, सारे कंटेनर जो है उसके अंदर स्टीमी फ्यूम्स होंगे, उसमें उसको गर्म करें, एक एक कंटेनर के अंदर रखें 1 सेकंड के लिए, तो जिसमें पर्पल वेपर्स आ जाएंगे इसका मतलब वो HI होगा, ठीक है, क्योंकि ग्लास रॉड से ना HCl टूटेगा ना HBr टूटेगा। इसके बाद नेक्स्ट थिंग इज एसिडिक स्ट्रेंथ। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो जल्दी आयोनाइज हो जाता है, जल्दी डिसोसिएट हो जाता है। भाई उसका क्या होता है, क्या उसका बॉन्ड टूटता है। अब बॉन्ड तोड़ने की बात जो है, अगर मेरे पास HCl हो, अगर मेरे पास HBr हो, और अगर मेरे पास HI हो, तो इनमें से कौन जल्दी टूट जाएगा। तो लाजमी सी बात है, अब आपको समझ आ गई कि ये टूट जाएगा। अगर मैं इसकी ये डायग्राम ना बनाता, कौन सी वाली, कि जो इसमें बॉन्ड लेंथ आपको नजर आ रही है, अगर ये नजर ना दिखा, ये ना दिखाता मैं आपको, तो आप लोगों ने क्या कहना था, आपने कहना था कि सर HCl जल्दी टूटेगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्यों, HBr का कभी आपने सुना ही नहीं कि वो एसिड है, HI का आपने कभी सुना ही नहीं कि वो एसिड है। तो वो नॉर्मली यूज नहीं होते हमारे पास स्कूल कॉलेज की लेबोरेटरी में, हमने कभी सुना नहीं उनके बारे में। लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड इन तीनों में कौन हुआ फिर, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस फ्रॉम HCl से स्ट्रॉन्गर हो जाएगा HBr, एंड HBr से हो जाएगा HI। उसकी वजह क्या होगी, अगर हमें एक्सप्लेनेशन देनी पड़े तो क्या एक्सप्लेनेशन देंगे, बिकॉज HCl to HI bond length
increases and bond energy decreases. So dissociation, जिसके लिए हम एक वर्ड और भी यूज कर सकते हैं, आयोनाइजेशन, becomes easier. ठीक है जी। तो हमने पहले पढ़ा कि इनके डायरेक्ट रिएक्शन करवाने थे हाइड्रोजन से, तो हमारे पास बनेंगे कैसे। उसमें हमने देखा पहले दो रिएक्शन विग्रस थे, ब्रोमीन और आयोडीन का रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक हो गया, तो उसमें जो है हमें हीट भी प्रोवाइड करनी पड़ी, और आयोडीन वाला तो रिवर्सिबल हो रहा था। दूसरी बात हमने क्या पढ़ी कि थर्मल स्टेबिलिटी, इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, हीट अगर दी जाए, तो पता चला कि HCl ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेबल होगा, उसको हीट से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसे तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, बॉन्ड एनर्जी का मामला था। जबकि HI जल्दी टूट जाएगा, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी कम है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो रही है। वही चीज जो है एसिडिक स्ट्रेंथ में अप्लाई होगी कि बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, उतना टूटना उसके लिए आसान हो जाएगा। अब इसके लिए जो है आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, तो अब जो है हमें हेलाइड्स के टेस्ट करने हैं। तो हेलाइड्स के टेस्ट जो हैं हम यहाँ पे पेज इंसर्ट कर लेते हैं, हेलाइड्स के टेस्ट। तो टेस्ट ऑफ हेलाइड्स, हेलाइड्स को कहते हैं, हेलाइड्स कहते हैं हेलोजेंस को, और हेलोजन के आयंस को। इसका मतलब होता है कि क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड टेस्ट। ये टेस्ट आप थोड़े ओ लेवल में पढ़े थे। ओ लेवल में आपको टेस्ट करने के लिए सॉल्युबिलिटी रूल आने चाहिए होते थे, अगर वो याद हो तो उसकी बेस के ऊपर टेस्ट करते थे। तो हमने रूल ये पढ़ा था कि ऑल हेलाइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट सिल्वर एंड लेड। लेड और सिल्वर के साथ अगर ये होंगे तो इनसॉल्युबल होते हैं, बाकी हमेशा सॉल्युबल होते हैं। अब इस बेस पे हम इनकी प्रेसिपिटेशन कर सकते हैं। इसका मतलब देखिए, जो आयोडाइड है उसका हल्का सा येलो शेड आता है, ठीक है, आयोडाइड का, और लेड जो है उसका भी हल्का सा येलो शेड आ रहा होता है। लेड अपने कंपाउंड्स में येलो शेड छोड़ता है, इसलिए कोई कंफ्यूजन ना हो तो हम जो है लेड की बजाय सिल्वर को यूज करते हैं। तो पहला जो है हम इसका फ्लोराइड का टेस्ट करने जा रहे हैं। इसके लिए जो टेस्ट हो जाएगा, पहले लिखेंगे टेस्ट, फिर लिखेंगे ऑब्जर्वेशन, और फिर लिखेंगे इक्वेशन। टेस्ट में लिखेंगे एड एक्वस सिल्वर नाइट्रेट, हमारे पास बन जाएंगे व्हाइट पीपीटी प्रेसिपिटेट्स ऑफ AgCl प्रोड्यूस हो जाएंगे। इक्वेशन अगर लिखें आयनिक, तो सिल्वर आयन क्लोराइड आयन से मिलके ये भी सॉल्युबल एक्वस एक्वस, तो आपके पास बन जाएगा AgCl, जो कि प्रेसिपिटेट्स होंगे, सॉलिड बन जाएगा। अब इसमें एक मसला ये है कि अगर आप सिल्वर ऐड करते हैं ना, सिल्वर, तो सिल्वर जो है इसके साथ बनाता है व्हाइट पीपीटी क्लोराइड के साथ, इसके साथ बनाता है ऑफ व्हाइट पीपीटी, और इसके साथ बनाता है पेल येलो पीपीटी। अब ये तीनों कलर इतने व्हाइट, ऑफ व्हाइट एंड पेल येलो इतने करीब करीब हैं कि इसको डिस्टिंग्विश करना ह्यूमन एरर बन जाता है। कि अगर मैं आपके सामने कोई चीज रखूं, आपसे पूछूं कि व्हाइट है या ऑफ व्हाइट, तो आपके पास जब तक रेफरेंस मटेरियल नहीं होगा जिसके साथ आप मैच करके देख सकें, आप नहीं बता सकते कि व्हाइट है या ऑफ व्हाइट है। सेम हो पेल येलो एंड ऑफ व्हाइट, उनके कलर भी काफी रिजेंबल कर रहे होते हैं। तो इनके कलर बहुत करीब होते हैं। कितने करीब होते हैं ये आपको दिखाते हैं। कुछ इनके कलर ऐसे होते हैं। देखिए, अभी 3 टेस्ट ट्यूब पड़ी है आपके पास, अब तो साफ साफ नजर आ रहा है आपको व्हाइट कौन सा है, ऑफ व्हाइट कौन सा है, और पेल येलो कौन सा है। लेकिन सपोज अगर आपके पास सिर्फ ये एक ट्यूब होती, तो आप इसके बारे में इसको देख के कैसे बता सकते हैं कि व्हाइट है या ऑफ व्हाइट। ठीक है, अभी भी आपके पास पेपर का शेड आ रहा होगा, उसकी वजह से पता चल रहा है आपको, वरना नहीं बता सकते। ठीक है, तो ह्यूमन एरर की वजह से, जैसे
कहाँ छुपाए, नहीं छुपा। बहरहाल ये 3 डिफरेंट कलर्स है, लेकिन इनके जो कलर्स हैं वो बहुत ही करीब करीब है, बहुत क्लोज है। इसलिए हमें इस बात की कोई एश्योरेंस नहीं होगी कि ये क्लोराइड है या ब्रोमाइड है। इसके लिए हम इसके लिए करते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट, कंफर्मेशन करते हैं कि ये वाकई वो है या नहीं। इसके लिए हमें क्या करना होता है कि हम इसमें ऐड कर देते हैं कोई एक और रिएजेंट। तो हम यहाँ पर कंफर्मेटरी टेस्ट की हेडिंग दे रहा हूं मैं, कंफर्मेटरी टेस्ट, जिसको सीटी बोलते हैं, कंफर्मेशन करने के लिए। तो हम क्या करते हैं कि ऐड एक्वस अमोनिया, आप उसी प्रेसिपिटेट्स के अंदर अमोनिया डाल दें, एक्वस। ऑब्जर्वेशन, प्रेसिपिटेट्स या वाइट प्रेसिपिटेट्स जो आपके पास बने थे, वाइट प्रेसिपिटेट कंप्लीटली डिसॉल्व्स, जो पीटी थे आपके वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक, नंबर 1 तो ये हो गया इसका। अब इसकी इक्वेशन कि ये काम क्या हुआ, ये इक्वेशन थोड़ी सी अजीब सी है कि आपके पास जो HCl बन गया था जो कि सॉलिड था, आपने इसमें अमोनिया ऐड किया और ये सारे का सारा कन्वर्ट हो गया एक नए कंपाउंड में जिसमें ये दोनों आजाद हो गए। ये एक्वस हो गया, बोला ना आपको कि डिसॉल्व हो गया तो मतलब डिसअपीयर हो गया, एक्वस हो गया। जबकि इसका अमोनिया जो इसमें ऐड किया था हमने, उसका अमोनिया के साथ एक कंपाउंड बन जाता है जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स। और ये जब भी हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट में कोई चीज आती है इसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये सॉल्युबल होती है। ठीक है जी, तो ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी। अब इसमें कॉम्प्लेक्स और इसमें मैं आऊंगा, लेकिन पे ये भी थोड़ा सा समझाऊंगा आपको। तो बहरहाल ये वाला पहला काम हो गया। अब जो है हमारे पास, इसको मैंने यहाँ से लाइन खींची, हम लाइन दे देते हैं, यहाँ से इसको क्लोज करते हैं। अब ब्रोमाइड की कहानी स्टार्ट करते हैं कि ब्रोमाइड का टेस्ट क्या होगा। तो सब कुछ सेम होगा, सब कुछ A to Z सेम होगा, सिर्फ कंफर्मेशन में थोड़ा सा मसला आएगा या कलर में मसला आएगा। तो इसका टेस्ट हो गया। टेस्ट के बाद हमें लिखनी होती है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के बाद लिखनी होती है इक्वेशन, इक्वेशन के बाद लिखना होता है कंफर्मेटरी टेस्ट, कंफर्मेटरी टेस्ट के बाद लिखनी होती है इसकी ऑब्जर्वेशन, और उसके बाद उसकी लिखनी होती है इक्वेशन। तो ये इतनी सारी बातें दोबारा होगी, टेंशन नहीं करते। तो टेस्ट हो गया इसका, वही ऐड एक्वस सिल्वर नाइट्रेट। बेटा पहले भी यही ऐड किया था, देखते जाए, मैं मार्क कर रहा हूं, पहले भी यही किया था, यही कर। दूसरी बात, ऑब्जर्वेशन वहां पे व्हाइट बने थे, यहाँ पे बन जाएंगे क्रीम प्रेसिपिटेट ऑफ AgBr। वहां पे कौन से बने थे, व्हाइट, यहाँ पे हो गए क्रीम। फॉर्मूला AgCl से बस AgBr हो गया, और ये फर्क आया। इक्वेशन वैसी ही होगी, आपने लिखा Ag aqueous, and now it will be Br aqueous, and it will turn into AgBr, which is PPT। देखिए इक्वेशन में भी इतना बड़ा फर्क नहीं होगा। यहाँ पे इक्वेशन ये है, यहाँ पे Cl था बस। मतलब अगर आपने एक टेस्ट याद कर लिया तो अगले टेस्ट जो है उसके सारी की सारी चीजें आपको तकरीबन याद होती जा रही है। आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन के बाद इसमें Ct, इसमें हमने क्या Ct मार दी है, इसमें Ct मारी हमने एड एक्वस डाइल्यूट अमोनिया। उसमें भी हमने एक्वस अमोनिया ऐड किया था, देखें जरा गौर से, यहाँ पर भी आप देखें कि एक्वस अमोनिया ऐड किया, यहाँ पर भी आप एक्वस अमोनिया ऐड कर रहे हैं। ऊपर डाइल्यूट था, ये भी डाइल्यूट ही है। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में आएगा क्रीम प्रेसिपिटेट्स पार्शियली डिसॉल्व। मतलब जो आपके पास पीपीटी बने थे, अगर तो AgCl के थे पहले वाले केस में, तो क्लोराइड के तो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है।
जबकि इसमें पार्शली डिजोल्व होते हैं। अगर आपके पास 5 ग्राम थे उसमें से 2 ग्राम 1 ग्राम डिजोल्व हो जाएंगे और कुछ बच जाएंगे आपके पास। लेकिन जो रिएक्शन कंप्लीट हो जाए ना, कंप्लीट, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, कंप्लीट रिएक्शन के लिए ये एरो लगाते हैं। लेकिन कोई काम पार्शियल हो रहा हो, इसका मतलब कि कुछ कन्वर्ट हो गया और कुछ उसी फॉर्म में अभी पड़ा हुआ। इनकम्प्लीट के लिए, रिएक्शन के लिए हम क्या लगाते हैं, रिवर्सिबल का साइन लगाते हैं, सारे का सारा कन्वर्जन नहीं हो। जैसी इक्वेशन वहां पे थी, AgBr लिखा आपने सॉलिड, Ag को अलग कर दिया एंड Br को अलग कर दिया, क्योंकि इसमें से कुछ पार्ट आपका डिसॉल्व हो गया था और कुछ पार्ट डिसॉल्व नहीं हुआ। तो यहां लगा दिया आपने NH3 ट्वाइस, प्लस कर दिया, इसको एक्वस कर दिया और इधर आपने लिख दिया 2 अमोनिया। ठीक है जी, एक्वस कर देते हैं। ये कुछ भी वैसी ही है, बस यहां पर गौर से अगर देखें आप लोग तो ये कंप्लीट रिएक्शन था, जबकि ये पार्शियल है। बस और कोई फर्क नहीं आपके सामने। ठीक जी। इसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज आयोडाइड का टेस्ट। अब आयोडाइड में भी वही ऐड करना है क्या, सिल्वर नाइट्रेट। अब क्या होगा, पेल येलो पीपीटी बन जाएंगे। फिर क्या होगा, फिर वो पीपीटी जो है एक्वस अमोनिया में डिसॉल्व नहीं होते, क्लोराइड के कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, ब्रोमाइड के पार्शियली डिसॉल्व होते हैं और आयोडाइड के होते ही नहीं है। तो मैं अब आपके सामने एक यहाँ पे जादू करने जा रहा हूँ। क्या जादू करने जा रहा हूँ कि इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ, इतना छोटा भी नहीं लिखा हुआ कि मैं कॉपी कर लूँ इसको मैं, लेकिन इस सबको आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। यहाँ पे इसको मैंने कॉपी कर लिया। अब जो है एक पेज नया उठाते हैं यहाँ से और इसके ऊपर जो है इसको पेस्ट करते हैं। ये पेस्ट किया और इसका साइज जो है छोटा करने की कोशिश करते हैं, साइज करते हैं इसको ताकि सारी चीज है आपके सामने और आ जाए। ये क्लोराइड का हो गया। तो करते हैं, उसी को उठाते हैं वापस। ये क्लोराइड हो गया, कॉपी कर लिया, इसको मैंने ब्रोमाइड कर दिया। इसी को देखिएगा मैं चेंज करता जाऊंगा और इसी को मैं आगे आयोडाइड करने जा रहा हूँ। देखें, अभी तो मैंने आपको सिर्फ क्लोराइड को मैंने उठाया था, उसकी कॉपी मार दी मैंने बस। ये क्लोराइड था, इसको छोड़ दिया मैंने, जैसा था लिखा तो क्लोराइड के लिए था हमने, तो सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया और वाइड पीपीटी आ गए AgCl के, इक्वेशन ये बन गई। एक्वस अमोनिया ऐड किया और वाइड पीपीटी कंप्लीटली डिसॉल्व हो गए और इक्वेशन बन गई आपके पास ये। ठीक, मैंने देखिए कॉपी पेस्ट किया, तो मुझे चेंज क्या क्या करना है। चेंज ये करना है कि यहां से मैंने इसको उड़ा दिया, यहां मैंने लिख दिया कि भाई ये ब्रोमाइड है। ये ऐसे ही रहेगा, चेंजेस देखते जाएं क्या क्या करनी है। इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, यहां से ये भी चेंज हो जाएगा और यहां से ये Cl हट जाएगा, फिर ये वाइट का वर्ड हट जाएगा और ये एरो की डायरेक्शन और इसके बाद जो है कंपाउंड का जो फॉर्मूला बना हुआ था, बस देखिए इतना सा चेंज। यहाँ पे लिखूंगा क्रीम पीपीटी ऑफ AgBr लिख दिया, यहाँ पे Br एक्वस लिखा और यहाँ पर AgBr बना दिया। यहाँ पर लिख दिया मैंने क्रीम पीपीटी कंप्लीटली, कंप्लीटली का वर्ड कटेगा यहाँ से बेटा, पार्शली का वर्ड आएगा, पार्शली सॉल्व, ये रिवर्सल कर दिया पेज। अब आ जाते हैं आयोडाइड पे। यहाँ पे हमने लिख दिया कि भाई आयोडाइड का टेस्ट, पहला चेंज ये चेंज हो जाएगा, कलर ऑफ प्रेसिपिटेट, यहाँ से ये भी चेंज हो जाएगा।
सिमिलरली यहाँ पर अब जो है हम लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ पर बनेंगे आपके पास पेल येलो पीपीटी ऑफ व्हाट AGI। यहाँ पे आई नेगेटिव लिखा, यहाँ पे ये बना दिया। अब आप चाहे इसमें एक्वस अमोनिया की जगह पे आप काट दें, आप चाहे इधर कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया क्यों ना लिख दें, तो प्रेसिपिटेट यहाँ से कटेगा क्योंकि प्रेसिपिटेट कलर कुछ और था और ये प्रेसिपिटेट डिसॉल्व नहीं होते। तो आपने कहना है कि प्रेसिपिटेट रिमेन्स इनसॉल्युबल, डिसॉल्व ही नहीं होंगे। जब डिसॉल्व ही नहीं होंगे तो ये इक्वेशन भी कट गई, फिर ये इक्वेशन तो होगी नहीं फिर। ठीक है, ये तो पीपीटी के डिसॉल्व होने के लिए इक्वेशन थी, तो ये वहां से हम रिमूव कर दें। तो हमारे पास ये इनके टेस्ट हो गए। अब इसको समरी की फॉर्म में लेके आते हैं। तो ये दोबारा लिखे हमने, फिर दोबारा ऐसे कुछ चल रहा है हमारे पास। तो यहाँ पर आपको समरी की होगी कि क्या क्या होता क्या। जी देखें, फ्लोराइड तो हमारे पास सिलेबस में नहीं है, इसको तो मैं काटन बीटी करने जा रहा हूँ। ये तो कट गया, ये पैदा हो तो आपने फारिग कर देना है, इसमें कुछ भी नहीं है। सेलेक्ट करते हैं, ये वाला तो देखिए क्लोराइड जो है उसके वाइट पीपीटी आते हैं और अमोनिया डाइल्यूट अगर ऐड करेंगे तो वो डिसॉल्व हो जाते हैं, मतलब कलरलेस सॉल्यूशन बन जाएगा। तो आपके पास वाइट पीपीटी आते हैं और कलरलेस सॉल्यूशन का मतलब है कंप्लीटली डिसॉल्व हो गए, कंप्लीट हो गए। रखें अब ब्रोमाइड उठाया आपने, उसमें आपके पास ग्रीन पीपीटी आ गए। अगर आपने डाइल्यूट यूज किया तो पीपीटी जो है इसके वो पार्शली डिसॉल्व होते हैं, लेकिन अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड यूज कर दिया तो फिर यहाँ पर होता पार्शली, अगर आपके पास डाइल्यूट हो। और अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड यूज कर दिया तो इसका मतलब कि कंप्लीट डिसॉल्व हो जाएगा। इसके येलो पीपीटी आते हैं और इनसॉल्युबल पीपीटी रिमेन, मतलब इसका मतलब इनसॉल्युबल। ठीक, तो पहला तो वो था, उसके बाद आपको नोट्स की फॉर्म में भी सब कुछ दिया होता है। ये देखिए, इस तरीके से हमने एक टेबल बना के समझाने की कोशिश की है कि क्या क्या होता है एक दफा दोबारा, ताकि ये रट्टे वाला जो मामला है इसका ग्रुप 7 थोड़ा सा है, इसमें इनऑर्गेनिक 3 चैप्टर हमारे पास, पीरियोडिसिटी ग्रुप 2 ग्रुप 7 में कुछ मसले मसाइल हैं और इसके लिए जो है हमें कुछ रट्टे वट्टे मारने पड़ते हैं। उसका यही होता है कि एक दो दफा हम लिखेंगे रिएक्शन तो हमें याद हो जाते हैं, नहीं तो फिर देखें यहाँ पे मैंने लिखा क्लोराइड लिख दिया, यहाँ पे ब्रोमाइड लिख दिया और यहाँ पे मैंने आयोडाइड लिख दिया। पहला रीजन क्या था मेरा, सिल्वर नाइट्रेट। अब यहाँ पे मेरे पास बन गया व्हाइट पीपीटी, यहाँ पे बन गया क्रीम पीपीटी, यहाँ पे बन गए पेल येलो और सारे प्रेसिपिटेट्स। बोले इक्वेशन लिख के दिखा दो। इक्वेशन जो है मैं ऐसे लिख के दिखा दूंगा। मैंने लिखा Ag प्लस एक्वस एक्स, इनमें से जिसको उठा ले तो आपके पास बन गया AgX। फिर हमने इसमें कंफर्मेटरी टेस्ट किया था। क्या किया था हमने इसमें, ये डॉटेड लाइन से आपने प्रैक्टिकल पेपर में देखा होगा, डॉटेड लाइन का मतलब होता है कि उस जो आपको पीपीटी बनी उसी के अंदर डालना है। क्या डालना है, अगर तो आपने डाइल्यूट अमोनिया ऐड किया तो ये डिसॉल्व हो जाएंगे कंप्लीटली AgCl के, इस वाले के पार्शली होंगे जबकि इसके होंगे ही। लेकिन अगर आपने यही काम जो है इससे करवाने की कोशिश की कि आपने जो है इसकी बजाय पे कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया यूज किया तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये नहीं। ठीक है जी, तो ये जो है यहाँ तक इसका एक पार्ट हो गया। इसका सेकंड पार्ट जो है मैं आपको दोबारा भेजूंगा।